वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। सरमायाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का महकमा सनअत व तिजारत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान से पंजाब के वज़ीर सनअत व तिजारत मियाँ असलम इकबाल ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने वज़ीर आज़म को महकमा सनअत व तिजारत की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की और महकमाना उमूर और पंजाब में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर तेज़ी से जारी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महकमा सनअत व तिजारत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सूबाई वजीर को हिदायत की कि इकनॉमिक जोन में सरमायाकारों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जाएं। कोरोना के फैलाव को रोकने का विफाकी हुकूमत का तरीका बिल्कुल अकल से बाहर है। पूरे मुल्क में कोरोना की सूरत हाल संगीन है। कम अज कम 2 हफ्ते के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करना चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मैंने एनसीसी की मीटिंग में कहा था कि हमें इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी चाहिए। पूरी दुनिया ने फ्लाइट्स बंद कर दी। अगर हमारे मुल्क से लोग चले जाएं तो 14 दिन करंटीना करना पड़ता है। जब मैं कराची से इस्लामाबाद आया तो जहाज पूरा भरा हुआ था। मैंने तो सुना था कि फ्लाइट्स 20% कर रहे हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का विफाक का तरीका बिल्कुल अकल से बाहर है। अखबारी बयानात देने से और नए नए मीटर ईजाद करने से कोरोना वायरस का फैलाव नहीं रोका जा सकता। एक विफाकी वजीर कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे बंद कर सकते हैं क्योंकि लोग खरीदारी करने आते हैं। एक विफाकी वजीर कहते हैं कि आखिरी 10 दिन रमजान में लॉकडाउन होगा तो जिसने शॉपिंग करनी है अभी कर ले। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लॉकडाउन के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक बड़ी नाकामी हुई है कि हम वैक्सीनेशन वक्त पर नहीं मंगवा सके। हम पसमानदा ममालिक से भी वैक्सीनेशन मंगवाने में पीछे हैं। मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध में कोरोना की सूरत हाल कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। अलबत्ता सिंध में अस्पतालों की सूरत हाल कदरे बेहतर है। अगर तमाम बिस्तर भी अस्पताल में भर जाएं तो हमने हिकमत अमली बनाई हुई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बरना के 15 रुकनी वफ्द की गवर्नर हाउस में मुलाकात। यूनियन के सदर एजाज अहमद ने वफ्द की क़यादत की। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि हमारी हुकूमत सहाफ़ियों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी और विफाकी हुकूमत की जानिब से हाउसिंग स्कीम में कराची के सहाफ़ियों को शामिल करने पर ज़रूर गौर किया जाएगा, जबकि सिंध में सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात हासिल करके इस मसले को हल करवाया जाएगा और मौजूदा हुकूमत शहीद होने वाले सहाफ़ियों की फैमिलीज़ को मुआवजा की अदायगी पर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। गवर्नर सिंध मुलाकात के दौरान विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी से टेलीफोन पर राब्ता किया। विफाकी वजीर इत्तलात ने फोन पर KUJ के वफ्द से गुफ्तगू की और कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल में सहाफ़ती तंजीमों का मौक़िफ़ भी शामिल किया जाएगा। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि कराची के सहाफ़ियों और उनके अहल खाना को सेहत कार्ड की फराहमी के सिलसिले में विफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है। कराची में CTD और रेंजर्स की गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई के दौरान अलहदगी पसंद कलदम दहशतगर्द तंजीम के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जमान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक रेंजर्स और CTD पुलिस ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुश्तरका कार्रवाई करके अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और दस्ती बम भी बरामद हुए हैं। तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में सज्जाद अली चन्ना, मोहसिन रजा चन्ना, नौशाद अली उर्फ सदाम और असलम बेग शामिल हैं और तमाम का ताल्लुक सिंध रेवोल्यूशन आर्मी असगर शाह उर्फ सज्जाद शाह ग्रुप से है। दहशतगर्दों का ग्रोह कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले और टारगेट किलिंग में मुलविस है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सरबराह तंजीम MKM पाकिस्तान बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार ने ताजिर रहनुमाओं और अरकान ORC के हमरा कराची प्रेस क्लब में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में।
कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि तासुब के नतीजे में गुज़िश्ता चंद सालों में हमारा रोजगार हमसे छीन लिया गया। बिलखुसूस वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने कराची का रोजगार छीना। जुल्म सितम की इंतहा तो ये है कि लोग हाथों में डिग्री लेकर इधर उधर धक्के खा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 12 सालों में जिस तरह सूबाई हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी निज़ाम को तबाह बर्बाद किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हुकूमत सिंध पहले ही कराची को तबाह बर्बाद कर चुकी है और अब कोरोना की आड़ में तिजारत और कारोबार को मुकम्मल तौर पर बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि पहले छोटी सनतों को तबाह किया गया और तालीम के दरवाजे तो पहले ही बंद किए जा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक नाजायज और गैर आईनी कोटा सिस्टम की वजह से सिंध में रहने वाला हर शख्स मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि आज हमारा यहाँ आने का मकसद ताजिर बिरादरी के साथ इजहार यकजहती है। हम हर तरह से ताजिर बिरादरी के साथ खड़े हैं। तिजारत पर पाबंदी लगाना ना सिर्फ ना इंसाफी और जुल्म है, बल्कि स्ट्रीट क्राइम को फरोग देना है। परेशान होकर लोग जराइम करेंगे और इस अमल से जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस मौके पर मारूफ ताजिर रहनुमा अतीक मीर भी मौजूद थे। उनका कहना था कि रोजाना सील होने वाली मार्केट्स की तादाद दर्जनों में है और 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना है, जो कि जुल्म है। उन्होंने कहा कि खुदारा हुकूमत होश के नाखुन ले और हुकूमत अपने फैसले पर गौर करे। तहरीक हुर्रियत कश्मीर के रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई भारतीय कैद में इंतकाल कर गए। मोहम्मद अशरफ सहराई गुज़श्ता 2 बरस से कोट बलवाल जेल में कैद थे। तर्जमान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल मतीन ने बताया कि जम्मू कोट बलवाल जेल में असीर रहनुमा इलाज मुआवजे की सहूलत न होने की वजह से दुनिया फानी से रुखसत हो गए। तहरीक आज़ादी कश्मीर एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गई। मुसलसल कैद और सेहत की सहूलियत न होने के बायस वो शदीद अलील थे। जेल में तबीयत शदीद खराब होने पर भारतीय काबिज इंतजामिया ने सिर्फ 1 रोज पहले उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया था। ख्याल रहे कि कुछ अरसा पहले मोहम्मद अशरफ सहराई के बेटे जुनेद सहराई भी भारतीय काबिज अफवाज की हिरासत में शहीद हो गए थे। भारतीय जेलों में कैद दीगर कश्मीरियों की जिंदगी को भी शदीद खतरा लाहक हैं। वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर ने अशरफ सहराई की दौरान असीरी शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए कहा कि अशरफ सहराई और उनके खानदान की तहरीक आज़ादी के लिए अजीम कुर्बानियां हैं। कश्मीर को इन जैसे अजीम बेटों पर फख्र है। भारत की कैद व बंद की सऊबतें उनकी आइनी अज़्म को मुतज़लज़ल न कर सकीं। अशरफ सहराई अज़्म समीम का पैकर थे। तहरीक आज़ादी के लिए उन्होंने बेटे की शहादत पर कहा, दूसरे बेटे की शहादत के लिए भी तैयार हूँ। राजा फारूक हैदर ने कहा कि आज मेरा दिल बोझल और उदास है कि एक ऐसे अजीम रहनुमा के ताबूत को कंधा भी नहीं दे सकता। शोहदा कश्मीर और असीरान कश्मीर की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। अशरफ सहराई और उनके खानदान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। गुज़श्ता शब 4 मई यौम आलमी फायर फाइटर के मौके पर मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट यूनियन फायर ब्रिगेड विंग की जानिब से गुलिस्तान मुस्तफ़ा फायर स्टेशन में एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जबकि दूसरी जानिब अदायगी बराए माहाना तनख्वाह और फायर रिस्क अलाउंस के लिए लेबर डिवीजन बल्दिया उज़्मा कराची यूनिट के इंचार्ज और सरपरस्त आला मोहम्मद अहमद, सदर शाहरुख रिजवान, चेयरमैन नदीम मिर्जा बेग और जनरल सेक्रेटरी रिजी अहमद सिद्दीकी समेत यूनियन के मरकजी ओहदेदारान ने बल्दिया उज़्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से पुरजोर अपील कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNI न्यूज़ सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। प्रोग्राम में मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट यूनियन के सरपरस्त आला मोहम्मद अहमद और अरकान यूनियन ने शिरकत की। इस मौके पर सरपरस्त आला मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट यूनियन रजिस्टर्ड मोहम्मद अहमद ने फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन से बात करते हुए कहा कि हम वजीर आला सिंध, वजीर बल्दिया सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में फायर फाइटर्स को हर किस्म की सहूलियात दी जाती हैं, इसी तरह बल्दिया उज़्मा कराची फायर ब्रिगेड पर भी तवज्जो दी जाए और मुलाजमीन फायर ब्रिगेड का 26 माह का जायज फायर रिस्क अलाउंस, फ्री मेडिकल, दुरुस्त यूनिफॉर्म की फराहमी, डिजीज कोटा, गाड़ियों की मुरम्मत और दीगर मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि फायरमैन जिस जहनी अजियत का शिकार है उनसे निजात मिल सके। शहर कराची की खिदमत में अपना भरपूर किरदार अदा करने के मजीद काबिल हो सके। बादशाह फायर ब्रिगेड के शोहदा की याद में मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट यूनियन की जानिब से शमे रोशन की गई और शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। कराची तहसीन पेश करूँगा मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट फायर ब्रिगेड विंग के जिम्मेदारान और कारकुनान। यहाँ इन्होंने फायर फाइटर्स
के एजाज़ में तकरीर रखी, क्योंकि आज 4 मई पूरी दुनिया में आलमी सतह पर फायर फाइटर डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में फायर फाइटर का मेयार, उनका मोराल बहुत बुलंद है, लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं कराची की बात करूँगा। ये कराची का फायर फाइटर आज भी ओवर टाइम से महरूम है। कराची का फायर फाइटर आज भी वर्दी से महरूम है। कराची का फायर फाइटर आज भी उन लवाजमात से महरूम है जो दौराने हादसा, दौराने आग, जब वो काम करने जाता है, जो चीज़ें उसे चाहिए होती हैं, जो लवाजमात उसे चाहिए होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट उसे चाहिए होते हैं, जो उसके पास मौजूद नहीं है, अरबाब इख्तियार से, कमिश्नर साहब से, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब और वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से अपील करूँगा कि भाई, फायर फाइटर डे मनाने से कुछ नहीं होता। जब हम इन फायर फाइटर को इनके बुनियादी हुकूक देंगे तो खुदा की कसम रोज़ फायर फाइटर डे होगा। जबकि दूसरी जानिब ओहदेदारान यूनियन मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट रजिस्टर्ड ने बल्दिया उज़्मा कराची के आला अफसरान से अपील करते हुए कहा कि खुदारा हम मुलाजमीन पर रहम किया जाए, तनख्वाहों की अदायगी को हर सूरत मुमकिन बनाया जाए। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम अफसरान और मुलाजमीन के साथ साथ महकमा फायर ब्रिगेड के मेहनत कश जफाकश फायर फाइटर्स मुलाजमीन का जायज हक फायर रिस्क अलाउंस की अदायगी को भी मुमकिन बनाया जाए। खुदारा हम पर रहम किया जाए। इस माह मुबारका के सदके बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की महानत तनख्वाह और फायर फाइटर्स के आलमी दिन के मौके पर उनका जायज हक फायर अलाउंस ईद से कबल अदा किया जाए। सरबरा पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने रिटायर्ड एडमिरल करामत रहमान नियाज़ी साबिक नेवल चीफ की वफ़ात पर दिली रंजो गम का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ने अपने ताज़ियती पैगाम में मरहूम के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहूम के ईसाले सवाब के लिए दुआ की। उन्होंने मरहूम एडमिरल की शानदार खिदमात को सराहते हुए कहा कि मरहूम एडमिरल करामत रहमान नियाज़ी एक बावकार और नफीस शख्सियत के हामिल थे, जिनके किरदार से पाक बहरिया की आने वाली नस्लों को हमेशा रहनुमाई मिलती रहेगी। वज़ारत दाखिला ने कलअदम तहरीक लबैक की नज़रसानी की दरख्वास्त सुनने वाली कमेटी के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए। समरी वज़ीर आज़म को अरसाल, जबकि कमेटी की तश्कील की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान की पाबंदी पर नज़रसानी की दरख्वास्त सुनने के लिए कमेटी के क़याम की वज़ारत दाखिला ने कमेटी के लिए 3 नाम तजवीज़ किए गए। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद अयूब चौधरी, जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद रमज़ान और वज़ारत कानून के जॉइंट सेक्रेटरी खुर्रम शहजाद मुगल कमेटी में शामिल हैं। जबकि कमेटी काबीना की मंजूरी के बाद TLP की अपील पर नज़रसानी का आगाज करेगी। वाज़ेह है कि एहतजाजी मुजाहिरों के बाद गुज़श्ता माह वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 के तहत तहरीक लबैक पाकिस्तान को कलअदम करार दिया था। तहरीक लबैक पाकिस्तान TLP ने हुकूमत की जानिब से कलअदम करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ सेक्रेटरी दाखिला के पास नजरसानी की अपील दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि तहरीक लबैक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात है, जिसका दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। इस पर आयद करदा पाबंदी बिला जवाज है, जिसे खत्म किया जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ भारतीय जेलों में कैद कश्मीरियों की रिहाई के लिए आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शुरका ने भारत मुखालिफ नारे भी लगाए। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। हम नहीं मानते हम नहीं मानते। रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक से इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जो घड़ीपन चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। भारत मुखालिफ नारों की गूंज, भारतीय जेल में कैद बेगुनाह कश्मीरियों की रिहाई का मुतालबा भी किया गया। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि भारत में कोरोना वायरस की वबा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हिंदुस्तान
ہندوستان نے 70 سالوں سے زائد عرصے سے کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ جو بے گناہ کشمیری جیلوں میں قید ہیں انہیں صحت کی سہولیات بھی میسر نہیں کی جا رہی، جس پر تشویش ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جیلوں میں قید کشمیریوں کو رہائی دلائی جائے تاکہ عوام میں پائی جانے والی بے چینی دور ہو سکے۔ مائیکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے چوتھے امیر ترین بل گیٹس کی اور ان کی اہلیہ میلنڈا گیٹس سے 27 سال بعد علیحدگی دنیا کی مہنگی ترین طلاق ہے۔ امریکی قانون کے مطابق اگر طلاق کے حوالے سے کوئی پیشگی معاہدہ موجود نہ ہوا تو اثاثہ جات کی تقسیم مساوی ہوگی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا کے چوتھے امیر ترین شخص بل گیٹس کی دولت کا تخمینہ 224 کھرب ہے۔ بلوم برگ انڈیکس کے مطابق بل گیٹس کی دولت کا تخمینہ 146 ارب ڈالرز، جبکہ امریکی جریدے فوربس کے مطابق یہ 130 ارب ڈالرز ہیں۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہوا کہ میلنڈا اور بل کے درمیان طلاق سے متعلق پہلے سے کوئی معاہدہ کیا گیا تھا یا نہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اثاثہ جات مساوی تقسیم کیے جائیں گے۔ میلنڈا کو اس طلاق سے 65 ارب ڈالر سے زائد ملیں گے اور اس طرح سے ان کی طلاق کا شمار دنیا کی مہنگی ترین طلاق میں ہوگا۔ اس سے قبل مائیکروسافٹ کے بانی اور اہلیہ میلنڈا نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ طویل سوچ بچار کے بعد شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 27 سالہ ازدواجی زندگی میں 3 بچوں کو پروان چڑھایا اور ایسی فاؤنڈیشن بنائی جس کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی فاؤنڈیشن کے لیے کام جاری رکھیں گی، لیکن بطور جوڑے کے وہ دونوں مزید آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ اس نئی نجی زندگی میں کسی کی جانب سے مداخلت نہ کرنے کی امید بھی کرتے ہیں۔ اس سے قبل دنیا کے امیر ترین شخص جیف بیزوس نے سال 2019 میں اہلیہ میکنیزی کو طلاق کے بعد 55 کھرب ڈالرز ادا کیے تھے، جس کے بعد میکنیزی کا شمار دنیا کی تیسری امیر ترین خاتون میں ہوا۔ بورے والا شہر اور مضافات کی متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جس کی وجہ سے شہریوں کو سفر کے دوران شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رضوان سلیمی سے۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بورے والا میں سڑکوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بورے والا کی جو مین شاہراہیں ہیں، ملتان روڈ اور لاہور روڈ، وہ حکومت کی عدم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسی طرح اگر اندرون شہر کی بات کی جائے تو اندرون شہر کو جانے والی روڈ جو عرب بازار، بہاڑی بازار، جویہ روڈ، اڈا دیوان صاحب روڈ ہے، وہ حکومت کی عدم توجہ کے بعد مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ روڈ مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں، فٹ کے قریب گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے اسسٹنٹ کمشنر بورے والا اور ڈپٹی کمشنر بہاڑی سے کہ ان روڈ کو جلد از جلد مرمت کروایا جائے تاکہ جو ہمیں سفری مشکلات ہیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ جی گزشتہ دن صحافت کے عالمی دن کے حوالے سے ایتھنز میں بھی ایک مختصر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صحافی برادری اور پاکستانی کمیونٹی کے اکابرین نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں صفدر کی اس رپورٹ میں۔ تقریب میں اپنی صحافتی خدمات کے دوران اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی، جبکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمیونٹی اکابرین نے شاندار الفاظ میں صحافت کے میدان میں قربانیاں دینے والے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور حکومت پاکستان سے اپیل کی کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس وقت بھی پاکستان میں صحافتی تنظیموں کو وہ سہولیات فراہم نہیں کی گئی جن کے وہ حقدار ہیں۔ صحافت کے شعبے کو ریاست کے چوتھے ستون کا درجہ تو دیا گیا پر تحفظ نہ مل سکا۔ پاکستان آج بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں صحافیوں کا اغوا اور قتل سمیت تشدد کے واقعات میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا ہے۔ آج صحافت کے عالمی دن کے موقع پر ہم دنیا بھر میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن یونان کے صدر میاں صفدر جاوید نے صحافت کے عالمی دن کے موقع پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ یونان میں مقیم پاکستانی صحافی برادری جو ہے وہ بھی اس انتہائی اہم دن کو جو ہے وہ منا رہی ہے، اور ہمارے وہ صحافی جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے سچ لکھنے کے جرم میں کوڑے کھائے یا تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت کیں، آج کے دن ہم اپنے تمام صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی صحافی آج تک اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے ہیں، زخمی ہیں، تو ان کے جو شہید ہو گئے ہیں ان کے ارسال ثواب کے لیے آج دعا بھی کی گئی، اور ہمیں چاہیے کہ میڈیا کو
हम मजबूत करें। हम सहाफ़ी बरादरी को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी अपनी जिम्मेदारी पेश अंजाम दी। इस दिन के मौके पर हम अपनी सब सहाफ़ी बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज सहाफ़ियों के आलमी दिन के मौके पर जान के नजराने पेश करने वाले सहाफ़ियों को सलाम पेश करते हैं। यूनान में लॉकडाउन के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। यूनानी हुकूमत का 15 मई तक लॉकडाउन में मजीद कमी करने का ऐलान। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां सफदर की इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना के पेश नज़र लगाए गए लॉकडाउन के बाद यूनान में रेस्टोरेंट्स और कैफ़े बार लॉकडाउन के बाद खुल गए हैं। SOPs के तहत बाहर मेज़ लगाने की इजाज़त भी दे दी गई है। यूनान में लोगों की बड़ी तादाद बाहर निकल आई, जबकि हर मेज़ पर 2 अफराद के बैठने की इजाज़त होगी और बाहर रहने का दौरानिया भी बढ़ाकर 9 बजे से 11 बजे तक कर दिया गया है। जबकि 15 मई से वैक्सीन लगे हुए सयाहों के लिए भी सयाहत को खोल दिया जाएगा। और अब एक नज़र DNN स्पोर्ट्स पर। ICC ने टेस्ट फॉर्मेट में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी, जिसके तहत बाबर आजम 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ 9वें नंबर पर आ गए। ICC की जानिब से टेस्ट फॉर्मेट की नई रैंकिंग के मुताबिक बल्लेबाजों में केन विलियमसन पहले नंबर पर हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ दूसरे, मांस लिबोशिन तीसरे, जुरोड चौथे, विराट कोहली 5वें, ऋषभ पंत 6ठे, हेनरी निकोलस 7वें और रोहित शर्मा 8वें नंबर पर हैं। जबकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को जिम्बाब्वे जैसी कमजोर हरीफ के खिलाफ 0 पर आउट होना भारी पड़ गया और वो टेस्ट फॉर्मेट में 3 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार होकर 6ठे से 9वें नंबर पर आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के पैट क्यूमिंस टेस्ट फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन बॉलर हैं। दूसरे नंबर पर रविचंद्रन, ईशान और तीसरे नंबर पर परनेल हैं। जबकि 10 बेहतरीन बॉलर्स में पाकिस्तान का कोई भी बॉलर शामिल नहीं। और अब DNN एंटरटेनमेंट। मारूफ गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र का रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में पेश किया गया नातिया कलाम बाला गल्लू अला बेकमाल ही रिलीज़ होते ही मकबूल हो गया। गुज़श्ता रोज़ अली ज़फ़र ने इस खूबसूरत नातिया कलाम की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की थी और हजूर पाक की तारीफ बयान करते हुए कहा था, कोई हद है उनके अरूज की। अली ज़फ़र ने ट्विटर पर लिखा कि इस खूबसूरत नात को रिकॉर्ड करते वक्त मेरे जो एहसासात थे उन्हें मैं बयान नहीं कर सकता। अली ज़फ़र का नातिया कलाम बाला गल्लू अला बेकमाल ही को यूट्यूब पर अब तक 3,30,000 से ज़ायद बार देखा जा चुका है और लोगों को यह खूबसूरत नातिया कलाम बेहद पसंद आया है। लोगों ने जहां यूट्यूब पर इस नात की तारीफ की, वहीं सोशल मीडिया पर भी इसके मुख्तसर क्लिप वायरल हो रहे हैं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।